ये अति लघु का पहला प्रश्न है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की एक ही परावर्तित किरणें हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। जब प्रकाश की कोई किरण समतल दर्पण से टकराती हो तो उसी पथ पर लौट जाती है। अगर सीधा टकराती हो तो समतल का यहाँ पर लंबवत का अर्थ मतलब लंब पड़ने वाले अर्थात सीधा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चाहे वो अभिलंब हो या तिरछा हो, कोई भी हो, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न में पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही 2 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात समतल दर्पण में जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। इसीलिए समतल दर्पण के लिए हो जाएगा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछ रहा है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं वो गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो हम वीडियो बनाए हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या यह वीडियो अच्छा है? मुझे तो ये आशा है कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो अपलोड है पर प्रश्न उत्तर वाला वीडियो एक भी नहीं है। इसीलिए मैंने भी सोचा क्यों ना एक वीडियो इस तरह का अपलोड किया जाए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो। दोस्तों अगर आप लोगों के लिए हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या आप लोग हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते? तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। अरे सोच क्या रहो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात दर्पण में जो रेखा ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाती है वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। इसका आंसर हो जाएगा किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछ रहा है एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रहती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछ रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर या ध्रुव तथा फोकस के बीच, अर्थात जब वस्तु ध्रुव पर रहती है तब प्रतिबिंब वस्तु के ध्रुव पर बनेगा और यह जो होगा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होगा। लेकिन जब वस्तु ध्रुव अर्थात P तथा F अर्थात फोकस के बीच
रहता है तब उसकी प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा और वह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु से बड़ा या बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर किताब में ही दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं संकेत के रूप में। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर किताब में दिया हुआ है। आंसर है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। आप लोग देख सकते हैं किताब में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी जो आंसर है वो पुस्तक में दे दिया हुआ है, फिर भी हम क्वेश्चन और आंसर पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन है अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? इसका आंसर दिया हुआ किताब में दिया हुआ है, देख सकते हैं। आंसर है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछ रहा है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछ रहा है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो, चाहे ध्रुव पर हो या ध्रुव या अनंत के बीच या अनंत पर हो, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछ रहा है एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी होती है जो हमेशा ऋणात्मक ही होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछ रहा है गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को हम हमेशा m से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछ रहा है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन m का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो पुस्तक में ही दिया हुआ है, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसमें बनाया हुआ है f बराबर r/2, उसके बाद 20/2 है, इसका 10 सेंटीमीटर आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछ रहा है उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। वैसे तो उत्तल दर्पण में कई उपयोग है, लेकिन इसका एक ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहनों के साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो पुस्तक में ही दिए हुआ है। क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछ रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो आंसर है वो पुस्तक में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? इसका आंसर दिया हुआ है पुस्तक में। समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और m का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पूछ रहा है एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACV आपतित हो रही है, यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, फिर भी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, विपरीत दिशा में। और ये आंसर गलत भी हो सकता है, अगर गलत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछ रहा है अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। इसका आंसर हो जाएगा पहला दाढ़ी बनाने के लिए, दूसरा वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में। वैसे अवतल दर्पण के कई उपयोग होते हैं, क्योंकि यह जो निकट की वस्तु होता है उसका सीधा और बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। और वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में भी किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा भी रोगी के नाक, गले इत्यादि के लिए चेक करने के लिए किया जाता है। और पहला पार्ट का अति लघुत्तरीय प्रश्न हम खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसको भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। दूसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, इस सबको समांतर किरण पुंज माना जाता है। तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंजों में प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है पारदर्शी, प्रभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से उसके आर पार चला जाता है, जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। जबकि पारभासी वह पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश उसके आर पार जा पाता है, जैसे कांच, दूध, रक्त, घना बादल इत्यादि। जबकि अपारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर उस प्रकाश उसके आर पार नहीं हो सकता, जैसे पत्थर, लकड़ी इत्यादि। ये सब अपारदर्शी हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन 4 में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ते हुए प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वह उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पढ़ते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की 3 विशेषता निम्नलिखित है। पहला, समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसके और भी विशेषता है जो बता रहे हैं। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पांचवा, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। और छठा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतीत करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि भीतरी सतह को रजतीत करने पर उत्तल दर्पण बनता है। और दूसरा, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। इसके अतिरिक्त और भी अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु की स्थिति कोई भी क्यों न हो, चाहे वस्तु कहीं भी क्यों न रखी हो। 10 नंबर क्वेश्चन में प्रमाणित करना है F बराबर R/2। ये तो हम आपको मोबाइल पर नहीं बता सकते। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, उसमें एक किरण आरेख बनाना है। ये भी मोबाइल पर नहीं बता सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में ये भी वही किरण आरेख वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन में ये भी वही है। 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है, इसमें आंसर दिया हुआ है, किताब में ही दिया हुआ है। इसमें आप किताब में देख सकते हैं।
उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी किरण आरेख बनाना है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिए हुआ है आंसर दिए हुआ है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए हुआ है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताना है। उसके बाद हो गया ए में है कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वाहनों के मिरर या साइड मिरर के रूप में, तो इसमें उत्तल दर्पण हो जाएगा। और सौर भट्टी, तो इसमें उत्तल दर्पण ही होगा, सॉरी अवतल दर्पण होगा इसमें।